मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी जानकारी के साथ। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का अंतिम संस्कार आज है। दोपहर करीब 2:30 बजे दिल्ली में उनका अंतिम संस्कार होगा। राजनीति से जुड़ी कई बड़ी हस्तियां उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी और देश में 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। सोमवार को आरआर अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। फेफड़े में संक्रमण की उन्हें शिकायत थी, जिसके बाद से उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था और कल उन्होंने आखिरी सांस ली है। तो सोमवार को आरआर अस्पताल में आखिरी सांस ली। आज अंतिम संस्कार प्रणब दा का किया जाएगा। दोपहर करीब 2:30 बजे दिल्ली में अंतिम संस्कार होगा। राजनीति से जुड़ी कई बड़ी हस्तियां श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी। अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा और इसके बाद तमाम बड़े राजनेता उनके दर्शन करेंगे। उसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लगभग 2:30 बजे के आसपास का समय तय किया गया है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का अंतिम संस्कार आज है। दोपहर 2 बजे के बाद दिल्ली में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और राजनीति से जुड़ी हुई कई बड़ी हस्तियां श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी। देश में 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। प्रणब दा के निधन के साथ ही एक राजनीति के युग का अंत हो चुका है। तमाम बड़े राजनेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनको याद किया, उन्हें नमन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, मुख्यमंत्री मनोहर लाल, ये तमाम नेता उनके साथी जिन्होंने भी प्रणब दा के साथ काम किया है, उन तमाम लोगों ने गहरा शोक व्यक्त किया है। 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक देश में घोषित किया गया है और देश में 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित होने के साथ ही सभी बड़े राजनेताओं ने कहा कि एक राजनीति के युग का अंत हो चुका है प्रणब दा के साथ। प्रणब दा न सिर्फ अपनी पार्टी के लिए बल्कि विपक्षियों के लिए भी उतने ही नर्म स्वभाव के थे और यही वजह है कि प्रणब दा हमेशा से विपक्षियों के लिए भी काफी पसंदीदा रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब 2014 में प्रधानमंत्री पद की शपथ ली तो उसके बाद वो मिलने के लिए पहुंचे, पैर छूकर प्रणब दा से आशीर्वाद लिया था। उन्होंने कहा कि एक पिता के तौर पर कैसे अपने बच्चे का ख्याल रखा जाता है, प्रणब दा ये बेहतर जानते हैं। हालांकि प्रणब दा खाटी कांग्रेसी थे, लेकिन कभी भी उन्होंने इस परिपाटी में अपने आप को बांध कर नहीं रखा। अपने विचारों की अभिव्यक्ति वो हमेशा बहुत ही खुलकर करते थे। एक ऐसे राजनेता जो हर मुद्दे पर अपनी बात रखते थे। वित्त मंत्री वो रहे, कई बड़े पदों पर वो आसीन रहे, लेकिन उनका स्वभाव सत्ता पक्ष ही नहीं बल्कि विपक्ष के लिए भी काफी पसंदीदा रहा। भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो चुका है। 84 साल की उम्र में प्रणब मुखर्जी ने दिल्ली के सेना अस्पताल में आखिरी सांस ली। पूर्व राष्ट्रपति मुखर्जी कई दिनों से बीमार चल रहे थे। प्रणब मुखर्जी के निधन की जानकारी उनके बेटे अभिजीत मुखर्जी ने ट्वीट के जरिए दी। खराब स्वास्थ्य को देखते हुए 10 अगस्त को उन्हें दिल्ली के आरआर अस्पताल में भर्ती करवाया गया था और इस दौरान दिमाग में खून का थक्का जमने से उनकी सर्जरी भी की गई थी। प्रणब मुखर्जी 2012 में देश के राष्ट्रपति बने, 2017 तक इस पद पर रहे। साल 2019 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। यूपीए के शासनकाल में भी उन्होंने वित्त मंत्रालय समेत कई महत्वपूर्ण कार्यभार संभाले थे। प्रणब मुखर्जी के निधन के चलते 7 दिन के राजकीय शोक की घोषणा कर दी गई है और आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। 2 बजे के बाद लोधी शमशान में उनका अंतिम संस्कार होगा। इससे पहले 9 बजे के बाद बंगले पर उनके पार्थिव शरीर को लाया जाएगा, जहां पर लोग उनका अंतिम दर्शन कर सकेंगे। आपको बता दें कि सबसे पहले प्रणब दा को कोरोना की शिकायत और उसके बाद जब उन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया तो फेफड़े में संक्रमण की भी उन्हें शिकायत थी और कल उनके निधन की जानकारी मिली। प्रणब मुखर्जी के निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट के जरिए श्रद्धांजलि अर्पित की। रामनाथ कोविंद ने ट्वीट में लिखा कि प्रणब मुखर्जी के निधन की खबर सुनकर दुख हुआ है। उनका जाना एक युग का अंत है।
तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रणब दा के साथ राजनीति के एक युग का अंत हो चुका है। और आपको बता दें कि यूपीए की सरकार में वो वित्त मंत्री रहे, राज्यसभा और लोकसभा से कई बार सांसद रहे। एक अच्छा खासा उनका कद, जिस भी पद पर भी आसीन रहे, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन जिस तरीके से उन्होंने किया वही उनकी पहचान बनी। 2012 से 17 तक राष्ट्रपति रहे और 2019 में भारत रत्न से उन्हें नवाजा गया था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें याद करते हुए 2 तस्वीरें साझा की। ये तस्वीरें उस वक्त की है जब 2014 में प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी, और तब प्रणब मुखर्जी से जाकर वो मिले थे, उनसे बात की थी, उनका आशीर्वाद लिया था और कहा था कि एक पिता के तौर पर प्रणब मुखर्जी का मार्गदर्शन उन्हें हमेशा मिलता रहा है। भले ही वो यूपीए सरकार से नाता रखते थे, लेकिन फिर भी ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि क्या कद प्रणब दा का रहा है। और यही वजह है कि वो पसंद किए जाते थे विपक्ष में भी। जब तक विपक्ष में बीजेपी रही, उनके विचारों से ओतप्रोत होती रही, विचारों से प्रेरित होती रही, जैसे ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी याद किया प्रणब दा को, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए गहरा शोक व्यक्त किया है। ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। भारत के पूर्व राष्ट्रपति, भारत रत्न श्री प्रणब मुखर्जी जी के निधन से मन अत्यंत दुखी है। आपने राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में हर वर्ग की सेवा करने के साथ ही आर्थिक क्षेत्र में भी अहम योगदान दिया है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति, शोकाकुल परिजनों को संबल प्रदान करें। ओम शांति। तो ये ट्वीट मनोहर लाल का आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी उन्हें याद किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने याद करते हुए कहा कि जिस तरीके से सामाजिक सरोकार में आपका योगदान रहा है, उसे हमेशा याद किया जाएगा। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। दुष्यंत चौटाला ने भी ट्वीट के जरिए उन्हें याद किया है, अपनी तस्वीर उनके साथ एक साझा की है और इसके साथ ही उन्होंने लिखा है कि आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। हमेशा ही जो आपके विचार हैं वो हमें प्रेरित करते रहेंगे। और गहरा शोक उन्होंने व्यक्त किया है, भारी हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित की है। और दुष्यंत चौटाला ने लिखा है कि वो जितनी बार भी प्रणब दा से मिले, उतनी बार उन्हें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने भी पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। प्रणब मुखर्जी का निधन देश के लिए एक अपूरणीय क्षति है। उन्होंने जो भी दायित्व जीवन में निभाया, महामहिम राष्ट्रपति, चाहे वो देश के वित्त मंत्री थे, बहुत ही महत्वपूर्ण दायित्वों पर वो रहे। उन्होंने हर काम पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। मुझे व्यक्तिगत रूप से अनेक बार उनको मिलने का अवसर मिला। मैं हरियाणा के पंचायत मंत्री के नाते भी एक बार केंद्रीय पंचायत मंत्री के साथ उन्होंने हरियाणा में कुछ पंचायतों को गोद लिया था। एक बार उस इलाके के सरपंचों को उन्होंने अपने राष्ट्रपति भवन में लंच पे बुलाया था। एक बार SYL के मुद्दे पर। हर बार उनसे मिलकर एक सुखद एहसास हुआ। वो निश्चित रूप से प्रेरणादायी व्यक्तित्व के धनी थे और अब उनके जाने के बाद भी उनका जो कृतित्व है वो वर्षों तक सब भारतीयों को प्रेरणा देता रहेगा। मैं भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की ओर से उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और चलिए, इस बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है, सीधे उसी का रुख कर लेते हैं। कोरोना अपडेट आपको बता दें, लगातार मामले बढ़ते हुए दिख रहे हैं। एक दिन में फिर से कोरोना के 68,766 नए मामले दर्ज हुए हैं। देश में 24 घंटे में 818 लोगों की मौत दर्ज की गई है और इसी के साथ कुल मरीजों की संख्या 36,87,000 के पार हो चुकी है। अब तक 65,435 लोगों की मौत हो चुकी है देश में, जबकि एक्टिव केस की संख्या 7,84,539 पर पहुंच चुकी है। तो 68,766 नए मामले दर्ज किए गए हैं। हालांकि 3 से 4 दिनों के रिकॉर्ड को देखें तो ये मामले 24 घंटे के अंदर घटे हैं, क्योंकि अब से पहले 70,000 से पार थे ये केस, लेकिन अब ये घटते हुए दिख रहे हैं। 65,435 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। और अब आपको हरियाणा का अपडेट बता दें, प्रदेश में भी कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती हुई दिख रही है।
इस वक्त प्रदेश में कोरोना के जो 24 घंटे के आंकड़े हैं वो 1450 हैं। कुल संक्रमितों की संख्या 64,432 पर पहुंच चुकी है, जबकि प्रदेश में 11,371 कोरोना के एक्टिव मामले हैं। एक दिन में कोरोना से 7 मरीजों की जान जा चुकी है, जबकि स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। इस वक्त प्रदेश में 689 ऐसे लोग हैं जो कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। तो 1450 नए मामले एक बार फिर से रिकॉर्ड किए गए हैं। एक बार फिर से 24 घंटे के आंकड़ों में उछाल है। 1400 से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं, जबकि प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या भी 11,371 पहुंच चुकी है। और चलिए अब आपको एक और बड़ी जानकारी दे दें। आज से अनलॉक 4 की गाइडलाइन भी लागू हो रही है, तो ऐसे में क्या गाइडलाइन है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। आज से अनलॉक 4 की गाइडलाइन जारी हो रही है, 4.0 की गाइडलाइन जारी हो रही है और 30 सितंबर तक ये नई गाइडलाइन चलेगी। आज से शुरू होकर कंटेनमेंट जोन में 30 सितंबर तक लॉकडाउन जारी रहेगा, यानी कि कंटेनमेंट जोन में आपको कोई रियायत देखने को नहीं मिलेगी। कंटेनमेंट जोन से बाहर जो पाबंदियां पहले थी उन्हें हटाया जा रहा है। तो आज से अनलॉक 4.0 की गाइडलाइन लागू हो रही है और आपको बता दें कि 7 सितंबर से मेट्रो की सुविधा भी आपको मिल पाएगी। 30 सितंबर तक नई गाइडलाइन रहेगी और कंटेनमेंट जोन में 30 सितंबर तक लॉकडाउन जारी रहेगा। कंटेनमेंट जोन से बाहर केंद्र से पूछकर लॉकडाउन लगाया जाएगा, क्योंकि केंद्र ने इसके लिए साफ तौर पर यह बात कह दी है कि कोई भी राज्य खुद से लॉकडाउन नहीं लगाएगा, क्योंकि कई जगहों पर वीकली लॉकडाउन देखने को मिला। ऐसे में अब केंद्र की जो नई गाइडलाइन है उसके हिसाब से अगर आपको कंटेनमेंट जोन से बाहर पाबंदियां लगानी है, लॉकडाउन लगाना है, तो केंद्र की अनुमति लेनी होगी। वहीं प्रदेश में सबसे कम वक्त में अगर कोई पार्टी बड़े स्तर पर उभर कर आई है तो वो जननायक जनता पार्टी है और अब पार्टी के संस्थापक अजय सिंह चौटाला को जेजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। पंचकुला में ताजपोशी होने के बाद अजय चौटाला ने कहा कि वो पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करने का काम करेंगे और इसके साथ ही उनके बेटे और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने पर शुभकामनाएं दी। जननायक जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी के संस्थापक व पूर्व सांसद अजय सिंह चौटाला को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। पंचकुला में जननायक जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में अजय चौटाला की ताजपोशी की गई। इस मौके पर हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य उपस्थित रहे। अजय चौटाला ने खुद को राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपने पर बोलते हुए कहा कि पार्टी के सभी कार्यकर्ता और संगठन को मजबूत बनाने का काम राष्ट्रीय स्तर और दूसरे प्रदेशों में भी करूंगा। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के तमाम पदाधिकारीगण और सदस्यों ने इस प्रथम मीटिंग में मुझे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेवारी सौंपी है, मैं उन सब का सहयोग लेकर के एक एक कार्यकर्ता को अपने साथ लेकर के पार्टी के संगठन को और ज्यादा प्रभावी और मजबूत बनाने का काम राष्ट्रीय स्तर पे दूसरे प्रदेशों में भी करूंगा। इसके साथ ही अजय चौटाला ने कहा कि निकट भविष्य में बड़ौदा उपचुनाव और नगर निगम के चुनाव भी आ रहे हैं। इन चुनावों को लेकर मंथन होने के अलावा शहरी और अन्य लोगों को पार्टी के साथ जोड़ने पर भी चर्चा हुई। इसके अलावा अजय चौटाला ने कहा कि वो अगले सप्ताह पूरे हरियाणा का दौरा करेंगे और दुष्यंत चौटाला भी सभी जिलों में जाएंगे। कार्यकर्ताओं की दिक्कत परेशानी को दूर करवाने का काम करेंगे। इसी कैटेगरी के लोगों को ज़्यादा हम अपने साथ जोड़ करके संगठन को प्रभावी और मजबूत बनाएं। इस सब पे जो सुझाव रखे गए हैं उनको विधिवत रूप से अमली जामा पहनाएंगे। मैं भी अगले माह पूरे में
पूरे हरियाणा प्रदेश का दौरा करूंगा और दुष्यंत की भी ड्यूटी लगाई गई है कि वो जिलेवार सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे जाए, कार्यकर्ताओं की, पार्टी के लोगों की जो भी कोई दिक्कत परेशानी है उनको दूर करने का काम करें। जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला ने बड़ौदा उपचुनाव पर बोलते हुए कहा कि बीजेपी और जेजेपी अपना संयुक्त उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारेंगी। साथ ही कहा कि उम्मीदवार और सिंबल बीजेपी का ही होगा। मैं बार बार पहले भी इस बात को स्पष्ट कर चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी मिलकर के साझा उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारेगी। आप चुनाव तो घोषित करवाएं, हम साझा प्रत्याशी सबसे पहले घोषित करने का काम करेंगे कि पार्टी का कैंडिडेट जिसका होगा सिंबल उसी का होगा। ये सौदेबाजी और ये चीजें नहीं चलेगी। राजनीति में स्पष्ट बात ही होती है और हमने कभी इस तरह के काम नहीं किए। दुष्यंत चौटाला ने ट्वीट कर अपने पिता को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने की जानकारी दी है। दुष्यंत ने ट्वीट किया है, जननायक जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी के संस्थापक और पूर्व सांसद आदरणीय डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। मैं संगठन और सभी कार्यकर्ताओं की ओर से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं भेंट करता हूं। अजय चौटाला कभी अपने पिता ओम प्रकाश चौटाला की विरासत को संभालते थे और आईएनएलडी का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन पिता की विरासत संभालने का नंबर आया तो बाजी छोटे भाई अभय चौटाला के हाथ लगी। इसके बाद अजय चौटाला ने नई पार्टी बनाने का ऐलान किया। अजय चौटाला ने नवंबर 2018 में जेजेपी की स्थापना की और जिम्मेदारी अपने बेटे दुष्यंत को सौंपी और अब जेजेपी बीजेपी के साथ गठबंधन कर सत्ता पर काबिज है। और अब अजय चौटाला के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी को जमीनी स्तर पर और ज्यादा मजबूत करने का प्रयास किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा। और चलिए अब नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। प्रस्तुत करता है हेम पुष्पा। इम्यूनिटी बढ़ाए, स्वस्थ बनाए, महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि व टॉनिक। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर 7 दिन का राष्ट्रीय शोक। 84 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। दिल्ली के आर्मी अस्पताल में चल रहा था इलाज। भारत रत्न प्रणब मुखर्जी के निधन पर शोक की लहर। प्रधानमंत्री मोदी बोले, एक युग का अंत हुआ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि अर्पित की। भूपेंद्र हुड्डा और अभय चौटाला ने भी दुख जाहिर किया। देश की अर्थव्यवस्था पर कोरोना की मार। जून की तिमाही में जीडीपी में 23.9% की ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की गई। देश में एक दिन में सामने आए कोरोना के 68,766 नए मामले, 818 की मौत। कुल मरीजों का आंकड़ा 37 लाख के करीब। एक्टिव केस की संख्या 8 लाख के पास। हरियाणा में 66,000 के पास पहुंचा पॉजिटिव केस का आंकड़ा। 24 घंटे में 1450 नए मामले, 7 की मौत। 1052 लोग हुए डिस्चार्ज। बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल ने टोहाना पहुंचकर परियोजनाओं का उद्घाटन किया और जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं भी सुनी। इस दौरान उनके साथ विधायक देवेंद्र बबली भी मौजूद रहे। ये रिपोर्ट देखते हैं। सिरसा सांसद सुनीता दुग्गल और विधायक देवेंद्र बबली ने गांव कमालवाला में कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस दौरान सांसद ने जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं को भी सुना। इस मौके पर सांसद सुनीता दुग्गल ने कहा कि परिस्थितियां सामान्य होने पर दोबारा से तेज गति से विकास होगा।
टोहाना विधानसभा में आयोजित कार्यक्रमों में पहुंचने पर ग्रामीणों ने सांसद और विधायक का जोरदार स्वागत किया। उन्हें पगड़ी, स्मृति चिन्ह और बुक्स भेंट कर सम्मान दिया। इस मौके पर उप मंडलाधीश नवीन कुमार समेत कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। सांसद सुनीता दुग्गल ने कहा कि उनका हमेशा प्रयास रहता है कि हर गांव तक पहुंचकर नागरिकों की समस्याओं को सुना जाए और गांवों के विकास कार्यों का जायजा भी लिया जाए। उनका उद्घाटन है और इसके साथ साथ जो है पब्लिक से थोड़ा सा मिलने जुलने का भी था कि बहुत दिन हो गए कि कोविड में सब अपने आप को सभी संभाल के रखे हुए कि नहीं, सब लोग जो है वो मास्क लगा के और सब तरीके से जो है वो सभी इंस्ट्रक्शंस का पालन कर रहे हैं कि नहीं। तो थोड़ा सा ये था क्योंकि मैं जब से सांसद बनी हूँ उसके बाद से टोहाना के लोगों से मेरी मुलाकात हुई नहीं थी, तो एक ये बहाना भी हो गया है कि विकास कार्यों का उद्घाटन है और इसके साथ साथ सबसे मिलना जुलना भी होगा कि जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे। विधायक का बहुत है। देखिए आप अपनी तरफ से कह रहे हैं, विधायक जी को जो बोलना चाहिए वो आप अपनी तरफ से ना बोलें। विधायक जी बता रहे हैं कि वो जो काम करवा रहे हैं उसमें सेटिस्फेक्शन तो उनको है, लेकिन ये देखिए ये तो ऑनगोइंग प्रोसेस है कि कुछ ना कुछ समस्या और भी आती रहेंगी। तो जो समस्याओं का समाधान हो सकता है वो करवा रहे हैं, जो समस्याएं और आएंगी उनका करवाएंगे। इस मौके पर विधायक देवेंद्र सिंह बबली ने सांसद सुनीता दुग्गल का स्वागत करते हुए कहा कि टोहाना विधानसभा क्षेत्र को विकास के मामले में अव्वल बनाया जाएगा, वहीं जन समस्याओं को भी प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाएगा। एआई वर्कर यूनियन के प्रधान प्रवीण कुमार ने कहा कि उन्होंने कई समस्याओं को सांसद के सामने रखा है। करने के लिए पशुपालन विभाग में खाली पदों पर उसके लिए भी ज्ञापन दिया। बहन जी ने आश्वासन दिया कि हम आपकी मांग को मुख्यमंत्री से पूरा करवाएंगे। वहीं सिरसा सांसद ने लोगों की कई समस्याओं को मौके पर ही उसका समाधान किया। कई समस्याओं के समाधान का आश्वासन भी दिया गया। इसके साथ ही 3 गलियों का उद्घाटन भी हुआ। इससे लोगों में खुशी की लहर दिखाई दी। इंडिया न्यूज हरियाणा के लिए टोहाना से सुशील सिंगला की रिपोर्ट। और अब खबर कुरुक्षेत्र से है। कुरुक्षेत्र में बीजेपी के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष राजकुमार सैनी पिहोवा सिंचाई विभाग विश्राम गृह पहुंचे, जहां पर खेल एवं युवा मामलों के मंत्री संदीप सिंह की मौजूदगी में उनका कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस मौके पर खेल मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि जिलाध्यक्ष चुनावों के समय भी पिहोवा में प्रभारी के तौर पर कार्य कर चुके हैं, जिनका कार्य सराहनीय है। जिलाध्यक्ष का हमारे पिहोवा मंडल, इस्माइलाबाद मंडल और बाकी मंडल के तीनों अध्यक्ष भी साथ हैं। तो नए जो हमारे जिलाध्यक्ष बने हैं सैनी साहब, मैं अपने पूरे पिहोवा की तरफ से, पिहोवा विधानसभा की तरफ से, पिहोवा के सारे भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता की तरफ से मैं इनका स्वागत करता हूँ, इनको बधाई देता हूँ। और ये हमारे पिहोवा के इलेक्शनों में प्रभारी भी थे विधानसभा की, और इन्होंने जिस तरीके से मेहनत की है और पिहोवा में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराया है, वैसे ही ये मैं इनको रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ कि पिहोवा की तरफ नज़र रखें और यहाँ पर लगातार भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराएं। और चलिए इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा के साथ। Achieve ambition, dreams, success. Join KR Mangalam University, your destination success. अंडरवेट रहोगे तो रोगों से कैसे लड़ोगे? क्योंकि दमदार इम्यूनिटी के लिए जरूरी है सही वजन की, जो देता है एंड्योरा मास। रखो पर्सनालिटी और इम्यूनिटी दोनों सॉलिड। एंड्योरा मास, गेन वेट, स्टे फिट, लुक ग्रेट। आई नीड अ क्लीन घर। हाइजीन इज इम्पोर्टेंट, हाँ? और इंटीमेट एरिया की हाइजीन मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि कभी गर्मी कभी पीरियड्स। इसीलिए मुझे चाहिए कुछ इफेक्टिव पर नेचुरल, जैसे क्लीन एंड ड्राई वॉश, जो करे पीएच नेचुरली बैलेंस, रखे जर्म से प्रोटेक्टेड और मुझे फ्रेश और अंदर से हैप्पी। मेरे जैसा कोई दूसरा